हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज गोविंद मिश्रा। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस के कुछ बेस्ट पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे और इन पीवाईक्यूज के माध्यम से उन सभी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। यदि वेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो ऊंचाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि वेलन का आयतन अपरिवर्तित रहे। 25% वृद्धि करना मतलब 25% को अगर हम 25% को फ्रैक्शनल वैल्यू लिखें तो कितना आएगा 1/4 मतलब, और इसमें कितना बढ़ा दिया जाए मतलब 4 है तो उसको 1 बढ़ा करके 5 कर देना। यही आपका क्या है 25% से इंक्रीज कर देना है। मतलब रेडियस जो इनिशियल रही होगी स्टार्टिंग में वो 4 रही होगी और बढ़ा करके कितनी कर दी गई 5 कर दी गई। तो मतलब आपने 25% का रेडियस में इंक्रीमेंट कर दिया यानी कि बढ़ा दिया है। तो इसका वॉल्यूम पर क्या असर पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होता है हमारा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² h। ओके, πr² h। तो रेडियस का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, इधर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और h हमारी यानी कि हाइट तो कांस्टेंट है, हाइट जो है ना बढ़ी नहीं, हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो हाइट वही रहेगी और पाई होता है तो πr² h, यही तो हमारा बनेगा πr²। और ये हमारा हो जाएगा रेशियो किसका, वॉल्यूम का। ठीक है, वॉल्यूम इनिशियल टू वॉल्यूम फाइनल ऐसे लिख सकते हैं। वॉल्यूम पहले जो रहा होगा और रेडियस के इंक्रीमेंट के बाद में जो वॉल्यूम रहा होगा। ठीक है, तो पाई से पाई यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा और एच से एच हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 16 और 25 हो गया। मतलब पहले वॉल्यूम जो था वो 16 था और 25 हो गया। तो अब ये कहा गया कि हाइट को कितना डिक्रीज कर दें कि वॉल्यूम हमारा कितना हो जाए 16, मतलब इनिशियल जितना था वही आ जाए, कोई भी चेंजेस ना आए। तो 25 से हमको कितना कम करना पड़ेगा 9, है ना, 16 + 9 25 यानी 9 कम करना पड़ेगा। किससे कम करना पड़ेगा 25 से। तो अब ये तो वॉल्यूम है, हमें हाइट में कम करना है। तो हाइट से क्यों इसका रिलेशन है, देखिए जो वॉल्यूम होता है वो रेडियस के स्क्वायर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है और हाइट पर हाइट के, ठीक है ना। तो हाइट और वॉल्यूम ये दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है, तो जब हाइट जिस प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, जिस रेशियो में बढ़ेगा, उसी रेशियो में क्या है वॉल्यूम बढ़ने वाला है। और जिस रेशियो में हाइट, जिस परसेंटेज में हाइट को हम कम करेंगे उतना ही परसेंटेज में वॉल्यूम हमारा क्या होगा कम होगा। इसीलिए हम हाइट को डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, रेडियस के केस में इसको स्क्वायर करना पड़ता, जैसे कि यहाँ पर देखा हमने। ठीक है, 4 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया, तो परसेंटेज डिक्रीज इन हाइट ये कितना होगा हमारा 9 कम किया आपने और कितने से कम किया 25 से कम किया। तो यहाँ पर जो हमारा परसेंटेज निकल के आएगा वो आएगा 25 4 यानी कि 36% से आपको हाइट को कम करना होगा तो वॉल्यूम पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, आइए कुछ मेंसुरेशन के हम फार्मूला एंड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोण है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कोण मतलब कोण कैसे आ गया, अभी सिलेंडर पहले बताते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² h। ये कैसे होता है, देखिए ये इस टाइप से आपका सिलेंडर होता है। ठीक है, इस टाइप से सिलेंडर होता है जिसमें 2 क्रॉस सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। ये देखिए, एक ये है और एक ये है किसी, ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन है और ये आपका क्या है, ये सर्कुलर एक तरीके से है जिसे वक्र पृष्ठ भी कह सकते हैं। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपने हिंदी में अगर पढ़ा होगा तो। अब ये आपका क्या है क्रॉस सेक्शन है, दो क्रॉस सेक्शन इसमें है। तो इसमें 2 चीजें हैं, ये सर्कुलर है, कैसा है क्रॉस सेक्शन कैसा है हमारा, ये सर्कुलर है। तो इसमें हमारी सरकमफ्रेंस होगी, सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2πr। ठीक है, और एक एरिया, तो एरिया क्या होगा हमारा πr², यस और नो πr²। तो इन्हीं में अगर हम हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर दें दोनों में तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है वॉल्यूम में और ये हमारा हो जाता है CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा ये हो गया और CSA क्या हो गया 2πr/h। ओके, ये आपको आने चाहिए सारे के सारे। अब TSA क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये कुल यहाँ से क्या करेंगे, ये दोनों जो क्रॉस सेक्शन है इन्हीं का एरिया और ऐड कर दें, क्योंकि ये वक्र पृष्ठ यानी कि CSA में कर्व सरफेस एरिया में इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है, तभी वो CSA होता है और ये TSA मतलब इसमें क्रॉस सेक्शन को भी हम ऐड कर लेते हैं। तो 2πr/h तो हमारा रहेगा ही रहेगा और प्लस साथ में क्या आ जाएगा
टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम टू पाई आर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, एच प्लस आर, ये टी एस ए हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है ये तीनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब बात कर लेते हैं कोण के बारे में। क्यों बढ़ जा रहा है, कोण, कोण यानी शंकु, कोण को क्या कहते हैं, शंकु। ये किस टाइप से आपका होता है, इस तरीके से होता है ये, ओके। और ये बेसिकली अगर हम एक सिलेंडर से स्कूप आउट कर लें, लेट सपोज कि सिलेंडर है जिसकी रेडियस आर है, और सिलेंडर ये सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है, ये जिसकी रेडियस आर है और ये हाइट एच है, ठीक है। तो सेम रेडियस एंड सेम हाइट की अगर हम यहां से कोन को स्कूप आउट कर लें यानी बाहर निकाल लें, ठीक है, यही आपकी ऐसे, तो होगा क्या, ये 1/3 होती है किसकी, 1/3 ऑफ सिलेंडर, मतलब ये जो पोर्शन है ये वाला, ये पूरे सिलेंडर का क्या होगा, ये 1/3 होगा। तो अभी जो वॉल्यूम हमने सीखा था वो क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पे क्या होगा इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बात हुई वॉल्यूम की, अब बात कर लेते हैं सी एस ए एंड टी एस ए की। तो यहाँ पर अगर ये एच है और ये आर है, तो ये जो स्लैंट हाइट है आपकी, ठीक है, तिर्यक रेखा, ठीक है, तो ये क्या है आपकी स्लैंट तिर्यक ऊंचाई, सॉरी फॉर दैट, तिर्यक रेखा निकल गए, तो स्लैंट हाइट है आपकी, ठीक है। तो ये कैसे, ये एक्चुअली 90 डिग्री पे होता है, राइट सर्कुलर कोन है, तो एच और आर इनसे पाइथागोरस इस्तेमाल करके एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्लैंट हाइट को। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल, ओके, एंड टी एस ए क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, टी एस ए क्या हो जाएगा, पाई आर एल, और प्लस ये जो क्रॉस सेक्शन है ना इसी का ही एरिया यानी पाई आर स्क्वायर, आप और ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा, इसमें पाई आर कॉमन मिल जाएगा, अंदर बचेगा एल प्लस आर, ठीक है। ये कोण के बारे में हुई बात। आगे बढ़ते हैं तो स्फेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। स्फेयर ये होता है गोला, है ना, गोले का आयतन, गोला, ठीक है। तो ये जो स्फेयर है ये कुछ ऐसे होता है, गोल एकदम गेंद की तरह, ठीक है, फुटबॉल आप कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है इसके बारे में मैं बताता हूं कि एक ऐसी कोन, एक ऐसी राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट एंड रेडियस दोनों सेम हो, जिसकी हाइट एंड रेडियस दोनों के दोनों क्या हो, सेम हो, मतलब रेडियस ही हाइट हो ऐसे, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो एच की जगह पे आर आएगा, तो होगा क्या 1/3 पाई आर क्यूब। अब ऐसी चार कोण को मेल्ट करके अगर एक स्फीयर बनाया जाए तो उसकी रेडियस क्या होगी, हमारी रेडियस की बात, रेडियस आर ही मतलब वही रहे, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा, इसका 4 टाइम्स, ऑब्वियस सी बात है, 4 कोण को मेल्ट करके बनाया गया, तो इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब इसके जो है सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। सरफेस एरिया क्या होगा, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो इसको क्या बोलेंगे, हेमिस्फेयर, ठीक है। तो ये हेमिस्फेयर ऐसे होगा आपका इस टाइप से। अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा वो आधा हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो इसका क्या हो जाएगा आधा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। एंड अब इसमें दो चीजें आ जाएंगी, क्योंकि ये सेक्शन जो है ना हमारा, ये क्रॉस सेक्शन आपका आ गया इसमें, तो यहाँ पर टीएसए और सीएसए का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो सीएसए इसका क्या होगा, सीएसए होगा 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसी में ही अगर हम क्रॉस सेक्शन का भी एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर ऐड कर दें, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका टीएसए हो गया। तो उम्मीद है तीनों चीजें आपको समझ में आई होंगी।
आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दैट इज फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, और ये बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस हैं यूपी पीसीएस 2023 के ही हमने लिए हैं। ठीक है, उन्हीं से सारे कॉन्सेप्ट्स को हम रिवाइज कराने का काम करेंगे। ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम की हेल्प से आप निम्नलिखित में से किसको आप निर्धारित कर सकते हैं, मीडियन, बहुलक, हरात्मक माध्य, समांतर माध्य। तो पहले ये समझते हैं कि ये होते क्या है। मीडियन क्या होता है, मीडियन एग्जैक्टली जैसे कुछ आपको ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, आंकड़े दिए हैं, उन सभी आंकड़ों को अगर आप आरोही क्रम में क्या करें, अरेंज करें, और मिडिल मोस्ट वैल्यू, क्या बोलते हैं इसको, मिडिल मोस्ट वैल्यू, बीच की वैल्यू को आप क्या बोल देंगे, उसी को हम बोल देंगे कि मीडियन है। ठीक है, अगर इसमें दो चीजें, अगर मान लो आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है इवन है, तब क्या करोगे, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर ऑड है, एक विषम संख्या है, तब क्या करोगे। तो आप कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं कि अगर ऑड है तो सिंपल आप n+1/2 टर्म से आप डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा मीडियन है, ये आपका मीडियन हो जाएगा। ठीक है, और अगर यही आपका इवन है तो क्या करोगे, मिडिल के 2 टर्म्स ले लोगे, मिडिल, बीच के 2 पद ले लोगे, मिडिल मोस्ट 2 टर्म्स, अरे यार जगह नहीं बची, 2 टर्म्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझाने का प्रयास करते हैं, सो दैट आपका मीडियन है क्लियर हो जाए। ऐसे 3, 5 छोटी वैल्यूज लेंगे, 7, 11, 19। ठीक है, अब देखो ये सब अरेंज्ड हैं पहले से ही, है ना। अगर नहीं अरेंज्ड हैं तो आप पहले अरेंज करेंगे इनको असेंडिंग ऑर्डर में, तो मिडिल मोस्ट वैल्यू ये मीडियन हो गया। ठीक है, अब यही हम कहें कि यहाँ पर, यहीं पर अगर आपका लेट सपोज कि एक और वैल्यू होती, यहाँ पर मान लो 23 और ऐड कर दिया, अब क्या करोगे, अब इन दोनों को ऐड करोगे, 11 + 7 यानी कि 18/2, तो ये 18/2 आपका मीडियन हो जाएगा 9। ओके, तो इस तरीके से मीडियन काम करता है। आगे बात करें अगर हम, तो मोड की बात करें, मोड क्या होता है, मोड बेसिकली ये आंकड़ों में हम देखते हैं, यानी ऑब्जर्वेशंस में देखते हैं कि सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो वही आपका मोड हो जाता है, यानी कि बहुलक हो जाता है। जैसे मान लो 2, 3, 3, 7, 3, 2, 3, 7, 3, तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, यस और नो। तो इसमें क्या हो गया, मोड कितना हो गया, 3 हो गया, सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हुआ है। और इस चीज को हम हिस्टोग्राम से भी क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। हिस्टोग्राम कैसे होता है, इस टाइप से तो होता है, ऐसे मान लो एक कोई आंकड़ा है जिसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, दूसरे को ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा उसका सबसे बड़ा आयत, यानी कि सबसे बड़ा ये आपका हिस्टोग्राम बनेगा, है ना, ये वाला ऐसे करके। तो यहाँ पर इस टाइप से जो डिसाइड होता है, ये क्या, ये आपका हिस्टोग्राम। ठीक है, तो इससे आप मोड को डिसाइड कर सकते हैं, यस और नो, क्योंकि इसी से पता चलेगा सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है, तो मोड इसका आंसर होगा। ठीक है, और बाकी हम हरात्मक माध्य और समांतर माध्य समझने का भी काम करते हैं अगली स्लाइड में। ठीक है, तो मीडियन मैंने समझा दिया आपको और मोड समझा दिया। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जितने नंबर उन सबको जोड़ लो, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जैसे मान लो कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं 3, 5, 7, 9, 8। ठीक है, इन सबको आप क्या करो, जोड़ लो, 3, 5, 7, 9, 8 और डिवाइड कर दो जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल ही लेते हैं, बाकी आप समझ सकते हैं। 5, 3, 8, 7, 15 और 9, 24, 8 कितना हुआ आपका 32, 32/5, तो ये आ जाएगा आपका 5, 6 बार जाएगा और 5 चौके 20, है ना, 6.4, ये आपका मीडियन आ गया। ये एवरेज की तरह ही काम करता है। ठीक है, इसके बारे में एक चीज और बताते हैं कि जैसे मीन की बात कर रहे हैं, मीन क्या होगा, सम ऑफ एन ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर आपको मीन दे दिया गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे दिया गया, यानी कि कितने आंकड़े ये दे दिया गया, तो आप क्या निकाल सकते हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आंकड़ों का योग निकाल सकते हो। कैसे, n गुणे मीन। ठीक है, आराम से ये याद रखिएगा। हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं,
ये बेसिकली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन और सभी जो भी आपको आंकड़े दिए उनके रेसिप्रोकल्स का सम, ठीक है, x1 + 1 अपान x2 + 1 अपान x3 n तक जाएगा, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं, इनमें से कुछ भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आपका सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन है, ठीक है। यदि 2 कुत्ते एक 7 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशाओं में 2.5 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या करते हैं, दौड़ते हैं। तो एक सर्कुलर ट्रैक है, कंसीडर दिस सर्कुलर ट्रैक, और इस सर्कुलर ट्रैक में क्या है, मान लो कहीं से भी वो दौड़ते हैं, तो इसमें ये कहा गया कि आपस में अधिकतम दूर होने में उन्हें कितना समय लगेगा। पहले तो हम ये देखें कि अधिकतम दूर होंगे कहाँ पर। अधिकतम दूरी जो होती है वो क्या है, ये होती है आपकी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये अधिकतम दूरी यानी कि जो डायमीटर होगा, है ना, जो डायमीटर होगा उन्हीं पर ही ये दोनों के दोनों होने चाहिए। मान लो पहला अगर इधर है तो दूसरे को यहाँ पे होना चाहिए, तभी तो वो क्या है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे, वो व्यासतः सम्मुख होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ से हमको क्या करना, कितनी उन्होंने डिस्टेंस दोनों ने मिलकर ट्रेवल की होगी, ये जो हम बना रहे हैं, ठीक है, ये है। और ये क्या है, ये तो सरकमफ्रेंस टोटल होती है, लेकिन ये सरकमफ्रेंस का आधा है, यानी सरकमफ्रेंस 2πr होता है। तो ये ट्रैक अगर हमें निकालना तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी सिंपली πr को कैलकुलेट करना है। और πr क्या है, 22/7, और रेडियस इसमें दे रखी है 7 मीटर ही है कि नहीं। तो यहाँ से अगर हम इसको 2πr, ठीक है, 7 मीटर क्या है, डायमीटर है, सॉरी फॉर दैट, तो डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ से 7/2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ 7/2 करेंगे, 2 ये 11 टाइम्स और ये 7, तो ये कितना आ गया, 11 मीटर उन दोनों ने मिलकर के डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। अब निकालते हैं कि स्पीड कितनी रही होगी दोनों की। अगर रिलेटिव स्पीड की बात करें तो साफ साफ लिखा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे मान लो कोई दो, यहाँ से एक ऐसे जा रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगी, जुड़ जाती हैं। ऐसे केस में स्पीड क्या कर देते हैं, हम प्लस कर देते हैं। तो यहाँ से जो रिलेटिव स्पीड मिलेगी, दोनों की रिलेटिव स्पीड जो है वो क्या होगी, दोनों की जुड़ करके आएगी। 3 + 2.5 दैट इज 5.5। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा जो उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल की। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो डिस्टेंस कितनी उन्होंने ट्रेवल की, 11 मीटर, 11 मीटर। और कितनी स्पीड रही थी, स्पीड कितनी है, दैट इज 5.5। सॉल्व करिए, 2 टाइम्स जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 सेकेंड। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ओके, आगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अच्छा, पहले इसमें सर्कल के बारे में कुछ चीजें हम बता दें आपको कि सर्कल इस टाइप से, इसका ये सेंटर है, ये रेडियस है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम में जिनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, पहली चीज तो इसका एरिया क्या होता है, πr², और सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है, ठीक। और ये जो डायमीटर होता है ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है आपका, क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। अच्छा, इसी से ही क्वेश्चन ऐसे बनता है, आपसे 2 चीजें पूछी जा सकती है कि इस तरीके से मान लो 2 रेडियस से ऐसे करके घिरा हुआ है, ठीक है, पिज्जा काट रहे हैं लगभग, लेट्स से ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया आपसे पूछ दिया जाता है। तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या दिया जाएगा, ये एंगल दे दिया जाता है थीटा, ठीक है ना। तो आप इतने पार्ट का एरिया कैसे निकालोगे, आप निकालोगे θ/360 × πr²। रेडियस तो दे दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, सिर्फ ये लेंथ आपसे पूछ दी जाए, ये वाली, ये इतनी लेंथ अगर आपसे पूछ दी जाए तो क्या होगा, ये बेसिकली 2πr से हम पूरा निकालते हैं ना, तो ये हो जाएगा θ/360 × 2πr, ठीक है, ऐसे निकालेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में आए तो आप इस टाइप से करेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि x आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं और 5 अतिरिक्त आदमी लगाने से 10 दिनों की बचत होती है, तो 30 आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो टोटल वर्क होता है ना, वो होता है मैन पावर, ठीक है, जो टोटल आदमी है मैन पावर, और वो कितने दिनों में काम करते हैं, ठीक है, और डेज। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे,
देखिए टोटल वर्क हमारा यहाँ से अगर x आदमी एम्प्लॉय किए गए और काम कितने दिनों में खत्म हो गया, काम जो खत्म हुआ है वो 40 डेज में, तो ये टोटल वर्क ही तो है। ठीक है, इसको इक्वेट कराएंगे दूसरी कंडीशन से, इसमें 5 अतिरिक्त आदमी लगा दिए गए, मतलब x थे 5 और बढ़ा दिए गए। ठीक है, तो लगाने से 10 दिनों की बचत हो गई, मतलब 40 दिन लग रहे थे, अब 10 दिन कम हो गए यानी कि 30 दिन हो गए। तो ये भी तो हमारा टोटल वर्क ही तो आएगा, दोनों को इक्वेट करा दिया। सॉल्व करते हैं, 40x इज इक्वल टू कितना आएगा 30x प्लस 150, तो यहाँ से आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 150, यानी x कितना आया 15 आया, ये x की वैल्यू आ गई। अब हम चाहें तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं, यही तो हमारा टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क यानी 15 इंटू 40। अब ये कितने आदमी कर रहे हैं जरा देखिए, 30 आदमी इसको कितने दिन में करेंगे, तो डेज जो हमें पूछा गया मतलब 30 आदमी, 30 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया 20 डेज, हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं टाइम एंड वर्क के। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन में कभी दिया होता है कि ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 12 दिन में, डी 15 दिन में। ठीक है, तो ऐसे दिया होता है, आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ कि एक साथ मिलकर के वो कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे, या अल्टरनेट काम करते हुए वो कितने दिन में पूरा कर लेंगे, या बी और सी मिलकर के, इस टाइप से वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि टोटल वर्क को एज्यूम करते हैं सबसे पहले। टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम लेते हैं सभी दिए हुए दिनों की संख्या का, तो इसका एलसीएम क्लियरली पता है आपको 60 आएगा। ठीक है, तो 60 एलसीएम हम लेंगे, इसका 60 हो गया, और 60 ये टोटल वर्क मान लेंगे, ये हमारा क्या है टोटल वर्क है। तो इससे हम इफिशियंसीज को निकालते हैं, इफिशियंसी का रेशियो आता है, नॉट एग्जैक्टली। ठीक है, इफिशियंसीज का रेशियो हमको मिल जाएगा कैसे, जब टोटल जो एज्यूम्ड वर्क है हमारा, इससे हम डेज दिए हुए दिनों की संख्या से अगर हम डिवाइड करें तो हमको इफिशियंसीज मिलती हैं। ठीक है, तो 60 माइनस 60 को अगर 5 से भाग देंगे तो 12 आएगा, 60 को अगर 10 से करेंगे 6 और 5 और ये 4, ये क्या आ गई इफिशियंसीज आ गई आपकी। अब आपसे कहें बताओ A प्लस B प्लस C प्लस D, ये चारों एक साथ मिलकर के कितने दिन लेंगे पूरे काम को कंप्लीट करने में, तो सबकी इफिशियंसी से जोड़ के 12 6 18 5 23 4 27, इतने दिन लेंगे। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो अगर जरूरत पड़े। अगर हम कहें कि बताओ कि इसमें B प्लस C सिर्फ कितना समय लेंगे, कितने दिन लेंगे, तो B प्लस C की सिर्फ एफिशिएंसी से हम डिवाइड कर देंगे, या दैट इज 6 प्लस 5 यानी 11 हो गया दोनों को जोड़ के। भाई B प्लस C में जोड़ेंगे ना B प्लस C की एफिशिएंसीज को। अल्टरनेट अगर वो काम करें तो क्या होगा, अल्टरनेट अगर सब काम करें सब मिल करके, अल्टरनेट अगर काम करें तो कितने दिन में वो कंप्लीट करेंगे, मतलब A B C D 12, पहले इसने किया फिर इसने किया फिर 5 वाले ने फिर 4 वाले ने, मतलब A ने किया B ने किया C ने किया और D ने किया, तो टोटल काम कितना हुआ और दिन कितने हुए 4 दिन हो गए। तो मतलब 4 दिन का जो काम है वो कितना हो गया, 12 6 18 5 23 4 27 काम हुआ। ठीक है, 27 काम हुआ। अब 27 यानी कि 2 पेयर में तो काम पूरा हो जाएगा, यानी 8 दिन का जो काम हो जाएगा वो 54 हो जाएगा। बचा कितना 6, अब 6 काम कौन करेगा, 12 एफिशिएंसी के साथ में A करेगा, तो इसका मतलब वो कितना समय ले लेगा 12, यानी कि 1/2 डेज एक्स्ट्रा लगेंगे। तो टोटल समय कितना लग गया 8 डेज पूरे ये लगे, और 1/2 8 होल्ड 1/2 डेज में ये अल्टरनेटिवली काम करके ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, ये कहा जाए कि सबसे कम, मतलब कई बार ऐसे दिया जाता है कि वो अल्टरनेटिवली काम करते हैं, और ये नहीं कहा जाता है कि वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। कई बार ये कह दिया जाए कि B से स्टार्ट करते हैं, C से स्टार्ट करते हैं या A से, तो ये कंफ्यूजिंग होता है। इस बार यूपीएससी सीसैट में भी पूछा गया था कि बताइए मिनिमम समय कब लगेगा। मिनिमम समय के लिए आप मैक्सिमम इफिशियंसी वाले, ठीक है, मैक्सिमम इफिशियंसी वाले पर्सन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं, और ये आपका, हाँ, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, एक 140 मीटर की क्या है ट्रेन है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। इसकी स्पीड कितनी है 60 kmph। ठीक है, और एक बिल्ली उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर उसी दिशा में चल रही है,
ऑब्वियस सी बात है, जब एक ही दिशा में चल रहे हो कोई भी दो ऑब्जेक्ट तो उनमें क्या होगा, स्पीड को माइनस करेंगे, है ना। तो इसकी स्पीड को क्या कर दें हम, माइनस कितना 18। तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी दोनों की मिलकर के वो कितनी आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड दैट इज 42 किलोमीटर पर आवर, यही तो आई। लेकिन यहाँ पर जो रेलगाड़ी मीटर में दी गई और आंसर भी सेकंड्स में, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 42 को अगर हम और किसी भी स्पीड को जो किलोमीटर पर आवर में दिया गया 5/18 से मल्टीप्लाई करके हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा एंड 6 7 जा, ये क्या आ जाएगा 35/3। अब देखो बिल्ली की तो खुद की कोई उसमें वो होती नहीं है लेंथ, जो भी लेंथ है वो किसकी है, रेलगाड़ी की तो है। तो अगर मान लो यहाँ पे बिल्ली है, ठीक है, और ये रेलगाड़ी है, इसको ऐसे यहाँ से ट्रेवल कर रही है, पूरी तरीके से क्रॉस करने में ये अपनी खुद की लेंथ ही सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, इसमें कवर करेगी। तो फुल अपनी लेंथ टोटल कितनी है 140 है, और वो किस स्पीड से रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी दोनों मिलकर 35/3। तो ये टाइम आपका लगेगा, वो भी सेकंड में। ठीक है, तो इसको काटने का प्रयास करते हैं, 35 इसको कितनी बार काटेगा, 4 बार में, और 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 12 सेकंड। ओके, यदि किसी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल और घनमूल, ठीक है, दोनों ही प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के सदस्य हों तो संख्या के अंकों का योग है क्या भाई, देखते हैं। तो एक बात बताओ, कोई एक ऐसा नंबर आपको लेना है जो 3 अंकों का हो और उसका वर्गमूल और घनमूल दोनों निकालना संभव हो। कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है? सबसे पहली चीज तो अगर हम बात करें कि क्यूब्स जो 10 तक ही होते हैं वही 3 अंक का डिजिट दे सकते हैं, है ना, 10 तक। अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे, 11 का कितना होता है, 11 का क्यूब 1331, है ना। और सॉरी 10 भी नहीं है सर, 10 का भी कितना होता है आपका, 10 का क्यूब 1000 होता है। हाँ, ये आपका देखो कितने डिजिट हो गए, 4 हो गए, तो ये भी नहीं। तो 9 तक ही कोई नंबर ऐसा होगा ना जिसका आप स्क्वायर करें और उसका ही क्यूब भी, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका, अगर हम इसकी बात करें क्यूब एंड स्क्वायर दोनों आ जाएं तो 9 का क्यूब कितना होता है आपका 729, है ना, और इसी का स्क्वायर भी आप निकालिए दैट इज 27। ठीक है, तो एक तरीके से ये एक परफेक्ट क्या है, स्क्वायर नंबर है, और ये क्यूब भी परफेक्ट आपका है पूरी तरीके से। ठीक है, तो 9 इसका क्यूब रूट कितना है, 729 का क्यूब रूट आपका आ रहा है 9, और स्क्वायर रूट कितना आ रहा है दैट इज 27। तो हमारी कंडीशन और 3 डिजिट का है, इसके अलावा कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे आप कहना चाहें कि 4 है तो 4 चौके 16 चौके 64 है, तो 64 का अगर आप क्यूब रूट करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2 आएगा, लेकिन ये 3 डिजिट का नहीं है ना, इसलिए हम ये नंबर नहीं लेंगे। उसके बाद फिर हमारा 9 यही आता है, 9 का क्यूब एंड फिर 27 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको ये 729 का ही आपको इसमें डिजिट्स का सम बताना, 7 + 2 + 9 ये कितना आ गया 18, और 18 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया, हाँ 7th क्वेश्चन, 2 बेलनों ए तथा बी के आधारों का अर्धव्यास कितना है। अर्धव्यास मतलब रेडियस ही होता है। ठीक है, ये क्या सेमी डायमीटर ऑफ दिस, तो सेमी डायमीटर मतलब रेडियस ही तो होगा, दैट इज उनका रेडियस है R1 R2 मान लेते हैं, जो कि क्या है 3:2 है। इनकी ऊंचाइयां यानी कि हाइट H1 और H2 क्या है, दैट इज N:1 में है। तो इनका जो वॉल्यूम का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, V1 V2 मान लें, तो ये क्या आएगा, ए ले लो, ए भी तो अच्छा रहेगा, है ना, ए और बी दिया भी है, तो V1 V2 मानने की क्या जरूरत है, ए बी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ बी। तो आप मुझे बताइए इसका वॉल्यूम क्या दे रखा है, क्या कहा, यदि ए का आयतन बी के आयतन का 3 गुना है, मतलब कि ये 3 गुना है, एक अगर बी का है तो 3 गुना ये हो गया। अब अगर हम एक्चुअल में वॉल्यूम इसमें कैलकुलेट करने का प्रयास करें इन दोनों डेटा को यूज करके, तो क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला अभी बताए थे, क्या होता है πr² h होता है, राइट। तो पाई
आर स्क्वायर मतलब यहाँ पर आर कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर, और एच हमको यहाँ पे n दे रखा है, इस टू यहाँ पर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, फिर से पाई R2, अब यहाँ पे दूसरा वाला ये रेडियस इस्तेमाल करेंगे, 2 का स्क्वायर, और h कितना होगा, दैट इज 1। ये वॉल्यूम आया, और ये इसका वॉल्यूम एक्चुअल में दे रखा रेशियो, पाई से पाई काट देंगे और यहाँ क्या आएगा, ये बेसिकली आ जाएगा 9n रेशियो कितना आ जाएगा, 4, राइट। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बेसिकली क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में ही तो है, तो एक्सट्रीम्स ये हैं और मिड वाला ये है, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 9n इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 3 और 9। सॉल्व करिए, 3 3 जा एंड 3 से कट गया, यानी कि 4/3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कहाँ पर है, ये वाला बी वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस इस टाइप का आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लगा लेंगे, उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, 8th वाला। अब देखो ये क्या है, वही ये सब 2023 के क्वेश्चंस हैं रिसेंट एग्जाम के, और हम आपको वही सारे क्वेश्चंस के थ्रू ही सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सिखाने का काम करूंगा। तो यहाँ पर 11 ऑब्जर्वेशंस हैं, 11 प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। 10 और 9 क्रमशः सम और विषम स्थानों पर आने वाले प्रेक्षणों का समांतर माध्य है। अच्छा ये बताओ, मीन का फार्मूला आप लोगों ने क्या देखा था, सिग्मा, ये साइन होता है सम ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऐसे लिखने का सिंबल होता है, और अपॉन एन, यही तो होता है। तो अगर हमें मीन दे दिया जाए तो हमें सम आराम से निकल आएगा, है ना। सम ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस क्या होगा, एन ऑब्जर्वेशंस ये होगा आपका मीन इंटू एन। ओके, तो मीन कितना है और उसमें एन ऑब्जर्वेशन, दोनों प्रोडक्ट कर दें, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। कितने टोटल हैं, 11 है, 11 है। तो 11 में मुझे बताओ कि इसमें ऑड प्लेसेस कितने आएंगे, ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस कितने आएंगे, क्योंकि उन्हीं का आपको क्या दे रखा है, मीन दे रखा है। तो ऑड प्लेसेस जो हैं वो 1 3 5 कौन कौन से हैं, 1 3 5 7 9 11, यही तो है, यानी 6 निकला है ऑड प्लेसेस, और इवन प्लेसेस हैं 5। ओके, आपसे कहा गया कि यदि 10 और 9 क्रमशः सम और विषम, तो सम का जो आपका जो मीन है ना, समांतर माध्य मतलब मीन ही तो दिया गया है, तो इसका कितना है, सम ये वाला है, तो इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, एंड इसमें किससे करेंगे, 9 से। ये क्या निकाल लिया, ये ऑड प्लेसेस पे आने वाले ऑब्जर्वेशन का आपने सम निकाल लिया, ये भी इवन प्लेसेस पे आने वाले ऑब्जर्वेशन का सम निकाल लिया। अब टोटल करेंगे सम ऑफ ऑल 11 ऑब्जर्वेशन, ये क्या निकाला हम लोगों ने, कि सभी 11 आंकड़ों का योग, सम ऑफ ऑल 11 ऑब्जर्वेशंस, ये निकाला हम लोगों ने। कितना आ गया, 54 प्लस 50 यानी कि 104। ओके, 104 आ गया। अब इसका मीन ऑफ ऑल 11 ऑब्जर्वेशन आपसे पूछा गया है, तो क्या निकल आएगा, मीन ऑफ ऑल 11 ऑब्जर्वेशन कितना होगा, कितने होगा टोटल, इसका सम हो गया था 104, 11 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 11 9 जा 99, और बचेगा 5, 50 हो जाएगा, डेसिमल लगाएंगे, 11 5 जा नहीं, 11 4 जा जाएगा, 11 4 जा 44, बचेगा 6 यानी 60 होगा, 11 5 जा 65, यानी 9.45 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अगला। इसके बेसिक्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं, मीन मीडियन मोड तीनों, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हैं। और जो मीन मीडियन मोड डिटेल में आगे आने वाले क्वेश्चंस में जो नहीं होता है, एक पूरा बेसिकली 3 तरीके के, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ये सारे के सारे जो मीन मोड जो हम फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं, वो सब हम आगे सीखेंगे आगे आने वाले PYQs में। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल में 9th क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 अंकों का अनुपात क्या है, 3:4:5 है, और उनके HCF और LCM क्रमशः 40 और 2400 है। LCM तो सबसे बड़ा अंक, बहुत आसान है,
HCF और सबसे बड़ा वाला रेशियो ले लो, बस खत्म। 5 × 40 यानी 200 आंसर आ गया। कैसे हुआ देखिए जरा, क्या है LCM क्या है और HCF क्या होगा। तो LCM बेसिकली आप कैसे कैलकुलेट करते हो, सॉरी HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो इससे आपने निकाल लिए होंगे ना सबसे, तो ये आपके बचे होंगे बाहर। तो अगर आप HCF से ही सबसे बड़े वाले रेशियो में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो सबसे बड़ा नंबर निकल आएगा, सबसे छोटे वाले रेशियो में अगर हम HCF को मल्टीप्लाई कर दें तो सबसे छोटा नंबर निकल आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सबसे छोटा होगा, दैट इज 30 × 40 यानी 120। और सबसे बड़ा जो होगा, बड़ा वाला ये हो गया ऊपर जो हमने निकाला है। ये देखो, यदि दो बहुपदों LCM का LCM और HCF, LCM ये है और HCF ये है, ठीक है, तो उनमें से एक आपको ये दे दिया गया है और दूसरा वाला इसमें से बताना कौन सा है। देखो सिंपल सी बात है कि ये आपका है LCM और ये है आपका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मुझे ये बताइए, HCF जो है ना वो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, डेफिनेटली करेगा। एक नंबर दे दिया, अब दूसरा नंबर आपको इसमें देखना है। अब जब भी कभी पोलिनोमियल, मतलब ये x+1 है, किसी भी पोलिनोमियल को अगर डिवाइड करता है तो इसके बराबर अगर आप 0 रखो तो x की वैल्यू कितनी, -1 रख दो। तो जिसमें x की वैल्यू माइनस रखने पर 0 आएगा वही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने x+1 को 0 कर दिया, इसमें रखो वही वैल्यू, तो दूसरा वाला टर्म भी 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू आप -1 यहाँ रख के देखिए, -1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 × -1 और +2, तो कितना होगा 1 - 3 + 2, तो देखो ये कितना आ गया 0। पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, इतना इजी होता है ये क्वेश्चन। अब अगर आपसे मान लो ये पूछ लिया जाए कि ये इसके फैक्टराइज करके दोनों आपको इसमें जीरोस की वैल्यू बतानी है, तो इसको कैसे करते हैं, x² + 5x + 4 है। ध्यान रखिए कि ये वाला जो है लास्ट वाला टर्म, इसके फैक्टर करते हैं और इस फैक्टर में ये जो साइन है ये डिसाइड करता है कि हमें उनका सम ढूंढना है या डिफरेंस। तो इसके ऐसे फैक्टर जिनका सम 5 हो जाए, तो 4 × 1 = 4 एंड 4 + 1 = 5। तो यहाँ पर आपने इसको किससे रिप्लेस करना है, 4 + 1 से। तो x² + 4 + 1x + 4 = इसको 0 करेंगे तब हम आप इसमें 0 बता पाएंगे। तो यहाँ पर x² या ऐसे ही को फैक्टराइज ही कर रहे हैं नॉर्मली। ठीक है, तो कैसे फैक्टराइज करोगे आप, 4x + 1x या x बोलेंगे +4। यहाँ से क्या होगा, x अगेन कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x + 4 और यहाँ पर +1 कॉमन ले लेंगे x + 4। तो x + 4 अगेन कॉमन आ गया दोनों में से, देखो दो टर्म है, x + 4 अगेन कॉमन, अंदर क्या बचने वाला x + 1। तो इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं। फैक्टराइज करेंगे ना, इसको भी फैक्टराइज करेंगे और इसको भी फैक्टराइज करेंगे, x + 1 तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ इसमें शायद x प्लस कोई एक और अन्य आएगा जो x + 2 शायद। ठीक है, आप जब करेंगे तब निकल के आएगा। तो आराम से इसको कर सकते थे आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।